हेलो दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये एक नया चैनल है। इस चैनल में हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले गणित के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो जब हम लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में गणित विषय की तैयारी करने के लिए जाते हैं तो गणित विषय में सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है नंबर सिस्टम, जिसे हम लोग हिंदी में संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली कहते हैं। तो ये जिस समय ये क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं, इस समय आने वाले समय में अगले 3-4-5 महीनों में जो पेपर्स होने वाले हैं उसमें है एक यूपी पुलिस कांस्टेबल, दूसरा यूपी टीईटी। तो अब कंसेप्ट तो देखिए, किसी भी परीक्षा में अगर हम लोग गणित विषय या कोई भी विषय पढ़ते हैं तो कंसेप्ट वही रहते हैं, कंसेप्ट नहीं बदलने वाले होते हैं। तो जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट से रहेंगे। तो कंसेप्ट तो सारी परीक्षाओं के लिए वही है जो रहेंगे। तो जो हम लोग प्रश्नों का स्तर लेकर के चलेंगे, यहाँ पर प्रश्नों का स्तर विशेष करके जो है हम लोग टीईटी या कह लीजिए सीटीईटी, क्योंकि जब हम टीईटी की तैयारी करते हैं तो साथ में वही जो है तैयारी सीटीईटी की होती है, अलग से कोई तैयारी नहीं होती। तो टीईटी सीटीईटी इन सब के प्रश्न रहेंगे, और जो दूसरे प्रश्न रहेंगे वो प्रश्न रहेंगे जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए रहेंगे या जो जिनके पूछे जाने की संभावना रहेगी, उन प्रश्नों को लेकर के चलेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग संख्या पद्धति की तरफ। एक चीज़ और क्या है कि जो हम लोग टीईटी या सीटीईटी की बात करें, सामान्य भाषा में यूपी टेट और सी टेट, ठीक है, और जो यूपी पुलिस कांस्टेबल उसमें कुछ बिंदुओं का जो है सिलेबस में किसी में कम किसी में ज़्यादा है। तो हम लोग कंप्लीट सिलेबस लेकर के चलेंगे, तो मतलब जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स को मैथमेटिक्स के सारे ही टॉपिक्स को लेकर के चलेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे जो चीज़ें सिर्फ जो है यूपी पुलिस में आने वाली हैं सीटेट में नहीं वाली, वैसे सीटेट का सिलेबस ज़्यादा है यूपी पुलिस के सिलेबस से। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पर जो है सिर्फ उन्हीं चीज़ों का क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, जैसे ज्योमेट्री शायद पुलिस वाले में नहीं आएगी लेकिन सीटेट में आएगी। तो ज्योमेट्री के प्रश्नों में हम लोग सिर्फ सीटेट और टेट के प्रश्नों को उठाएंगे। वहाँ पर जाहिर सी बात है कि यूपी पुलिस से संबंधित प्रश्न नहीं रहेंगे, क्योंकि यूपी पुलिस के सिलेबस में यह है ही नहीं। तो अब जो है हम लोग बात करते हैं संख्या पद्धति की। नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। नंबर सिस्टम, जिसे हम लोग हिंदी में संख्या पद्धति या फिर संख्या प्रणाली के नाम से जानते हैं। संख्या प्रणाली, ठीक है। तो किसी जैसा कि हम लोगों के पढ़ने का तरीका यही रहेगा कि हम लोग पहले कंसेप्ट्स की गहराई में जाएंगे, कुछ छोटे छोटे उदाहरण से अपने कंसेप्ट्स को जो है पुख्ता करेंगे, और जब एक टॉपिक लगभग कवर हो जाएगा तो उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस रहेंगे उनको लेंगे, उनको देखेंगे कैसे हम कंसेप्ट को यूज करके उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो वो चीज़ें रहेंगी। तो इस तरीके से तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जो है कंसेप्ट्स को गहराई में समझेंगे। तो अब हमारे पास जो है, जो हमारा टर्म है संख्या पद्धति, या ऐसे कह लें कि जो हमारा पद है संख्या पद्धति, ये दो शब्दों से मिलकर के बन रहा संख्या और पद्धति। मतलब अगर हमको नंबर सिस्टम को समझना, संख्या पद्धति को समझना, तो हम लोग नंबर और सिस्टम को समझ लें तो हम लोग नंबर सिस्टम को भी समझ सकते हैं आसानी से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, तो दिख रहा है कि नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम दो वर्ड्स, ठीक है, नंबर और सिस्टम से मिलकर के बन रहा है।
ठीक है। नंबर जिसे हिंदी में हम लोग संख्या बोलते हैं, और सिस्टम जिसे हिंदी में पद्धति कह लीजिए, प्रणाली कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है। तो जब भी किसी टर्म को समझना हो तो टर्म को समझने के लिए उसका जो क्या क्या कहेंगे, जो बाद का जो शब्द होता है, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्व पद। और ठीक है, पूर्व पद तो पहला होता है, उत्तर पद। तो जो उत्तर पद रहता है सबसे पहले हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर उत्तर पद यानी कि सेकंड टर्म जो है यहाँ पर क्या है, सिस्टम या फिर पद्धति। तो हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि सिस्टम या पद्धति क्या होता है। तो सबसे पहले हमको समझना है सिस्टम क्या है या फिर पद्धति क्या है। ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके आसपास के अर्थ वाले, ठीक है, क्योंकि अर्थ हमको समझ में आता है, ठीक है, हमको परिभाषित करने में समस्याएं हो सकती हैं, बस इतना ही। ठीक है। तो इसके आसपास का सबसे पहला शब्द तो यही है कि प्रणाली। ठीक है। हिंदी में अगर बात करें तो पहला शब्द क्या है, प्रणाली, और इसको भी इंग्लिश में सिस्टम ही कहा जाता है। प्रणाली को सिस्टम कहेंगे। दूसरा चीज पद्धति से हम लोग क्या समझते हैं, पद्धति को जो है जैसे कहीं पर खाना बनाने की कुछ अलग पद्धति हो सकती है, कहीं तो पद्धति, खाना बनाने की पद्धति मतलब खाना बनाने की विधि हो सकती है, या कहीं पर खेती की अलग पद्धति हो सकती है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में खेती की अलग पद्धति होगी, मैदानी भागों में खेती की अलग पद्धति। ठीक है। तो खेती करने की पद्धति मतलब विधि, तो विधि या तरीका हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो अगला इसके आसपास का शब्द है जिसका भावार्थ वही है विधि या फिर तरीका। अगर इसको इंग्लिश में बात करें तो विधि को हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, देखिए लॉ वाला विधि नहीं होगा यहाँ पर विधि है मेथड। ठीक है, मेथड। ठीक है, मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, या फिर हम लोग इंग्लिश में दूसरा क्या बोल सकते हैं, वे ऑफ डूइंग समथिंग, या फिर टेक्निक फॉर डूइंग समथिंग। ठीक है। तो ये तीन वर्ड्स जो है इसके लिए आ सकते हैं। चलिए अगला वर्ड क्या हो सकता है भाई। ठीक है। जैसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि मेघालय में शादी करने की जो पद्धति हमारे यहाँ से अलग है। ठीक है। तो शादी किस चीज़ों से होती है, शादी रीति रिवाजों से होती है। तो इसके लिए अगला शब्द जो हम लोग प्रयोग कर सकते हैं वो क्या है, रीति। और रीति को हम लोग जानते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कस्टम। ठीक है। तो ये सारे शब्द हैं जहाँ पर जो है जो पद्धति के अर्थ के आसपास के शब्द हैं। अब ज़रा देखिए कि इन सारी चीज़ों में जो है किन चीज़ों की, चाहे प्रणाली हो, चाहे विधि हो या रीति हो, अगर हम लोग विधि की ही बात करें तो कुछ चीज़ें होंगी, उन पर जो है कुछ विधि लगाएंगे और कुछ एक नई चीज़ बनेगी। तो हमेशा निश्चित चीज़ें ही लेंगे और फिर एक निश्चित चीज़ बनेगी, मतलब कि इसमें जो वस्तुएं होंगी वो निश्चित रहेंगी। ठीक है। जो एंटिटीज़ होंगी वो क्या होंगी, निश्चित होंगी। ठीक है, डेफिनिट होंगी। दूसरा चीज़ कि जो विधि है, नियम कायदे कानून, वो उसके लिए निश्चित है, मतलब रूल्स जो है, रूल्स भी कैसे हैं, बिल्कुल डेफिनिट है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, और चीज़ों का एक क्रम भी यहाँ पर होता है, एक ऑर्डर होता है। ठीक है। किसी भी सिस्टम, जैसे मान लीजिए जो है हम लोग सिस्टम से जो सबसे आसानी से चीज़ समझ सकते हैं, मान लीजिए एक जैसे टेली कम्युनिकेशन सिस्टम को ले लीजिए, जिसमें जो है हम लोग मोबाइल फ़ोन से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे आराम से बात कर लेते हैं। तो इस टेली कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होगा कि कुछ जो चीज़ें हैं उनका एक क्रम भी तो निर्धारित होगा कि हाँ इस क्रम पर ही चीज़ें होंगी। ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है कि हमारे पास
एंड यूज़र फ़ोन है, एंड यूज़र फ़ोन के बाद जो है बीटीएस आता है, बीटीएस के बाद एमटीएस, एमटीएस के बाद सैटेलाइट, फिर सैटेलाइट से एमटीएस, बीटीएस और फिर जो है, तो ये चीज़ों का क्रम जो है यहाँ पर डिसाइड रहता है किसी भी पद्धति में। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देखें तो पद्धति में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। देखिए ये सब चीज़ें क्या है, ये इसके आसपास की अर्थ वाली चीज़ें हैं। ठीक है, आसपास के अर्थ वाली चीज़ें मतलब सिमिलर मीनिंग। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये अभी हमने देखा जो ये सिमिलर मीनिंग की चीज़ें। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं किसी पद्धति में, कब जो है किन चीज़ों को पद्धति कहा जाएगा। ठीक है, तो पद्धति कहने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमारे पास होने चाहिए निश्चित वस्तुएं। किसी भी सिस्टम में जो वस्तुएं होती हैं वो निश्चित होती हैं, निश्चित वस्तुएं। ठीक है, मीन्स डेफिनिट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट कह लीजिए या फिर एंटिटीज कह लीजिए, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, डेफिनेट सेट ऑफ एंटिटीज होंगी, जैसे कि अगर हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में देखें तो हमारे पास एक एंड यूजर यूनिट दैट इज द मोबाइल फोन। ठीक है, और एंड यूजर यूनिट किससे कनेक्ट होता है, टावर, जैसे हम लोग बीटीएस कहते हैं। फिर बीटीएस जो है एक सेंट्रल वो होता है जिसे एमटीएस कहते हैं, एमटीएस से कनेक्टेड होते हैं। फिर वहाँ एमटीएस से जो है सिग्नल सैटेलाइट को या फिर ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू जो है दूसरे एमटीएस तक कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है कि एक ऑर्डर होता है, तो क्या होगा, निश्चित क्रम। यहाँ पर निश्चित क्रम भी आएगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे क्या, डेफिनिट ऑर्डर। ठीक है, दूसरा तीसरा चीज जो आता है, अब ये वस्तुएं हैं तो वस्तुएं क्या करेंगे, इनका आपस में कोई संबंध होगा या फिर इन वस्तुओं में जो है आपस में कोई अंतःक्रिया होगी। तो अब आपस का संबंध बताने के लिए या फिर आपस में अंतःक्रिया कराने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ नियम होने चाहिए। और नियम भी कैसे रहेंगे, निश्चित ही रहेंगे। ये कि हमारा जो मन किया जिस समय वैसा नियम बना दिया, नहीं, नियम निश्चित रहेंगे। उन्हीं नियमों का प्रयोग जो है हम लोग बार बार कर सकते हैं। तो ये नियम निश्चित रहेंगे, मीनिंग क्या हुआ, डेफिनिट सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर ये ऐसी तीन चीजें हमको दिख रही तो हम लोग उस चीज को क्या बोल सकते हैं, सिस्टम। जहां पर निश्चित वस्तुएं हों, मतलब डेफिनेट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एंटिटीज हो, और उन सारी चीजों का एक निश्चित क्रम हो, और उनके आपसी संबंध बताने के लिए डेफिनेट सेट ऑफ रूल्स और निश्चित नियम हो, तो हम लोग ऐसी चीज़ों को क्या बोलेंगे कि ये एक पद्धति है। ठीक है, एक प्रणाली है, एक सिस्टम है, इसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग समझ चुके हैं कि क्या है सिस्टम। अब आ जाते हैं जरा सा नंबर को समझ लेते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग इज सॉरी नंबर, यानी कि संख्या क्या है। ठीक है, तो मनुष्यों ने संख्या का प्रयोग कब किया होगा, संख्या को समझने के लिए हम लोगों को सब कहाँ जाना पड़ेगा, जहाँ से संख्याएं शुरू हो रही हैं, या अपने ही जीवन में देख लें हम लोग संख्याओं का प्रयोग कब करते हैं, जब हम लोग स्कूल जाना शुरू करते हैं और हमको जो है गिनती याद कराई जाती है। तो गिनतियाँ किस लिए हम लोग याद करते हैं, किसी चीज़ को गिन करके बताने लगे। हमको गिनतियाँ पहले याद कहाँ से कराई जाती है, हाथों की उंगलियाँ गिना करके। ठीक है, मतलब कि अगर हमको कहीं पर कुछ चीज़ गिन करके बताना हो तो वहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, संख्याओं का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जब हम लोग गिन करके बताते हैं तो क्या बताते हैं, जैसे हाथ में उंगलियों को गिन करके बताया 1 2 3 4 5, तो ये क्या बताया हमने, उंगलियों की मात्रा कि कितनी है। ठीक है,
तो जब भी किसी चीज़ की हमको मात्रा बतानी होगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, संख्याओं का प्रयोग करना पड़ेगा। अच्छा, मात्रा कब बताते हैं, जब हम लोग चीज़ों को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, या चीज़ों को मापते हैं। तो मुख्य रूप से संख्याएं कहाँ पर आती हैं, गिनती बताने के लिए। तो जब हम लोग किसी चीज़ को गिन करके बताएंगे या किसी चीज़ को माप करके बताएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, संख्याओं को प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो संख्याएं कहाँ पर आती हैं, वस्तुओं को गिनने में, ठीक है, या ऐसे लिखिए, फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। दूसरा प्रयोग कहाँ पर हम लोग इनका कर रहे हैं, दूसरा प्रयोग जो है वस्तुओं को मापने, ठीक है, फॉर मेजरमेंट ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स, जो भी कह लीजिए, ठीक है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। It's going on. So, किसी चीज़ को गिनने के लिए हम लोग जिन चीज़ों का प्रयोग करेंगे वो संख्याएं होंगी। किसी चीज़ को मापने के लिए हम लोग जिन चीज़ों का प्रयोग, अच्छा, मापने के लिए सिर्फ जो है संख्याओं का प्रयोग नहीं होता। जब हम लोग मापते हैं चीज़ों को तो जैसे मापा जाता है जिन चीज़ों को, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियों को मापने के लिए दो चीज़ों का प्रयोग होता है, एक होता है मात्रक, दूसरा होता है, जब उनको मापते हैं तो उनका आता है परिमाण, ठीक है। मात्रक वो जिस चीज़ से मापा जा रहा है उसको मात्रक बोलते हैं। जैसे हम लोग लंबाई को मीटर, किलोमीटर, इन सब चीज़ों में मापते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, इन सारी चीज़ों में मापते हैं। तो जब हम लोग मान लीजिए किसी चीज़ का द्रव्यमान माप रहे हैं तो उसको किलोग्राम में मापेंगे या क्विंटल में मापेंगे, तो कितने किलोग्राम, मान लीजिए किसी चीज़ को नापा और निकला 12 किलोग्राम, तो ये जो 12 है, 12 ये क्या है, संख्या है। किलोग्राम क्या हुआ, किलोग्राम जो है आपका हुआ मात्रक, ठीक है। तो किसी चीज़ को मापने के लिए हम जो है जिस चीज़ का प्रयोग करेंगे वहाँ पर भी नंबर्स आएंगे, किसी चीज़ को गिनने में भी जब प्रयोग करेंगे तो नंबर्स आएंगे। बिना नंबर्स के गिन नहीं सकते, बिना नंबर्स के चीज़ों को माप नहीं करते। तो जिन चीज़ों से जिस चीज़ से चीज़ों को गिना जाता है उसको जो है गिनने के बाद प्रदर्शित करना है, उसी को हम लोग संख्या कहते हैं। तो अब हम लोग एक सिस्टम यानी कि पद्धति और संख्याओं के बारे में एक ठीक ठाक आइडिया हमारे मन में, दिमाग में बन चुका होगा कि क्या है पद्धति और क्या है संख्याएं। तो अब अगर हमको एक साथ बताना हो कि संख्या पद्धति क्या है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं या हम समझ चुके हैं कि पद्धति क्या है। पद्धति ऐसी चीज़ जहाँ पर कुछ निश्चित वस्तुएं हैं, उनका निश्चित क्रम हो और उन पर कुछ निश्चित नियम जो है उनके इंटरेक्शन या उनके बीच की अंतःक्रिया के लिए लगा रहे हैं, ठीक है, उसको पद्धति कहा जा रहा है, ठीक है। और संख्याएं चीज़ों को गिनने में जो चीज़ सहायता करती है, गिन करके जिस चीज़ से प्रदर्शित कर रहे हैं वो है संख्या। तो अब संख्या पद्धति क्या होगी, ठीक है। तो संख्याओं, ठीक है, जहाँ पर निश्चित जो है संख्याएं हों, उनका निश्चित क्रम हो, ठीक है, उन संख्याओं पर क्या जो है नियम, कायदे, कानून लगेंगे उनके बीच की संक्रियाओं के लिए, यही क्या हो जाएगा, संख्या पद्धति। तो चलिए हम लोग जो है संख्या पद्धति को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं कि क्या जो है परिभाषा दिया जा सकता है संख्या पद्धति को। तो अब अगर हम लोग संख्या पद्धति को परिभाषित करते हैं, संख्या पद्धति, देखिए हम लोग किसी भी परिभाषा को कोशिश करेंगे कि बिंदुओं में समझें और उस तरह जो है एक जो स्टेटमेंट तरीके का लिखते हैं, कथन तरीके का, उस तरीके की चीज़ें नहीं, लेकिन हम लोग समझेंगे कि चीज़ों को जो है बिंदुवार ही लिखा जाए, बिंदुवार ही समझा जाए।
तो संख्या पद्धति दैट इज नंबर सिस्टम क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हम लोग, जैसे कि हम लोगों में पता कि पद्धति क्या है, अरेंजमेंट्स। ठीक है, कुछ चीज़ें निश्चित चीज़ें हैं, निश्चित चीज़ों का अरेंजमेंट। तो यहाँ पर अरेंजमेंट किसका रहेगा, नंबर्स का। तो संख्या पद्धति में हम लोग क्या देखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अगर हिंदी में इसको कहना चाहें तो इसको कह सकते हैं संख्याओं क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, हाँ, संख्याओं को व्यवस्थित करना कह सकते हैं। संख्याओं को या संख्याओं का व्यवस्थापन लिख लीजिए, व्यवस्थापन। ठीक है, ये संख्याओं को व्यवस्थित कैसे करके रखेंगे। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज है इन संख्याओं में आपस में कैसे जो है इनका इंटर रिलेशन क्या है, इनके बीच कैसे इंटरेक्शन करेंगे, इनके जो नियम है। ठीक है, सो सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स फॉर interrelation and interaction of numbers। ठीक है, मतलब अगर हिंदी में बात करें तो क्या है, संख्याओं के अंतःसंबंध तथा अंतःक्रिया के नियम। ठीक है, तो संख्या पद्धति में हम लोग किस दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे बस, जो है संख्याओं का व्यवस्थापन कैसे किया जाए, संख्याओं को व्यवस्थित कैसे करेंगे, और अगर संख्याओं के बीच कोई अंतःक्रिया, कोई संक्रिया हो रही है, अंतःक्रिया कैसी होंगी, यहाँ पर जो है वही मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे यहाँ पर, यानी कि गणितीय संक्रिया, तो उसके नियम क्या रहेंगे, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जो हम लोग संख्या पद्धति में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो अगला चीज आता है संख्या पद्धति में, जो हम लोग सबसे पहली चीज पढ़ते हैं वो है संख्याओं का निरूपण। संख्याओं का निरूपण, संख्याओं को निरूपित करने के लिए हम लोग किन चीजों का प्रयोग करते हैं, अंकों का। अब अंक क्या है, अंक जो है चिन्ह है, वो चिन्ह जो कुछ निश्चित संख्याओं की निश्चित मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग सामान्य रूप से जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें डेसिमल नंबर्स बोलते हैं, और डेसिमल नंबर्स में कितनी संख्याएं होती हैं कितने अंक होते हैं हमारे पास, 10। यही जो 10 नंबर्स ऑफ डिजिट्स हैं, इसी को बोला जाता है बेस ऑफ द नंबर, यानी कि हिंदी में अगर हम लोग बोलना चाहें तो जो प्रयुक्त प्रतीकों की संख्या है, ठीक है, या अंकों की जो प्रयुक्त होने वाले अंकों की जो कुल संख्या है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है संख्या का आधार। ठीक है, तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा संख्याओं का निरूपण। ठीक है, इंग्लिश में अगर कहें तो क्या कहेंगे इसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ
नंबर्स। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि संख्याओं का निरूपण कैसे किया जाता है। संख्याओं का निरूपण अंकों के समूह द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब अंक क्या है? अंक क्या है? अंक जो हमारे होते हैं प्रतीक होते हैं। ठीक है, प्रतीक। ठीक है, अब जो है अगर हम लोग देखें प्रयुक्त प्रतीक हमारे पास कौन कौन से होते हैं, तो हमारे पास होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। इस सबको पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक, इन इंग्लिश 1। ठीक है, अगर इसके अर्थ की बात करें तो इसको जो है कहा जाता है 2, और इसका मतलब है 2। ठीक है, ये क्या है? ये है हमारे पास 3, और इंग्लिश में इसे बोलेंगे 3। ये है हमारे पास 4, इंग्लिश में बोलेंगे इसको 4। ये है हमारे पास 5, इंग्लिश में इसको बोलते हैं 5। ये है 6, और इसको जो है इंग्लिश में बोलते हैं 6। ये है 7, इंग्लिश में 7। ये है 8, इंग्लिश में 8। ये है 9, इंग्लिश में 9, और ये है 0, इन इंग्लिश 0। तो इन प्रतीकों का मतलब है कि अगर हमको एक को प्रदर्शित करना है, ठीक है, एक को निरूपित करना, तो हम लोग बस ये अंक का प्रयोग कर सकते हैं, और इससे पता चल जाएगा कि एक लिखा जा रहा है। 2 के लिए हम लोग इसका, 3 के लिए इसका, 4 के लिए इसका, 5 के लिए इसका, 6 के लिए इसका, 7 के लिए इसका, 8 के लिए इसका, 9 के लिए इसका। ठीक है, तो ये तरीका हो गया हमारे पास जो है। और एक और अंक हमारे पास है 0। 0 जानते हैं, शून्य के लिए प्रयोग करेंगे। अब जैसे ही हम लोग 9 से आगे जाएंगे, मतलब 9 से आगे जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 10 आएगा। ठीक है, हमारे पास जो है आगे 25 आ सकता है। ठीक है, इसके आगे आ सकता है 713। ठीक है, तो अब इन सब चीज़ों को कैसे जो है प्रदर्शित किया जाए, जो है हमारी समस्या ये आ जाती है कि इन सारी चीज़ों को कैसे प्रदर्शित करें। तो अब जो है प्रदर्शित करने का तरीका हम लोगों ने क्या निकाला? ठीक है, हम लोगों ने उसके तरीका ये निकाला कि संख्याओं को डिजिट्स का समूह, अंकों के समूह के रूप में लिखेंगे। समूह कैसे लिखेंगे? समूह जो हमारा रहेगा दाहिनी तरफ से बाईं तरफ, यानी कि यहाँ पर जो डिजिट आएगी, इसे अगर हम लोग D1 बोल लें, यहाँ पर जो डिजिट आएगी उसके बाद D2, इधर D3, इधर D4, इधर D5, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब ज़रा देखें कि समूह में प्रदर्शित करने का मतलब क्या हुआ। यहाँ पर जो रहेगा इसे बोलेंगे इकाई का अंक। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ आएगी इसे बोला जाएगा दहाई का अंक। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ आएगी इसे बोला जाएगा सैकड़े का अंक। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ आएगी उसे बोला जाएगा 1000 का अंक।
यहाँ पर जो चीज़ आएगी उसे बोला जाएगा 10,000 का अंक। अब जरा समझ लेते हैं कि इन जो है चीज़ों का, अच्छा इसके बाद भी अगर आएंगे तो जो है लाख का अंक, उसके बाद 10 लाख का अंक, ऐसे ही चीज़ें बढ़ जाएंगी। अब इकाई, सॉरी इकाई गलत लिखा हुआ, ये हुआ इकाई। इकाई का अंक बोलने का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो भी अंक रहेगा उसमें इकाई यानी कि 1 से गुणा किया जाएगा। ठीक है, दहाई का अंक बोलने का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो भी अंक रहेगा, ठीक है, मतलब D2 में गुणा किया जाएगा किससे, 10 से। इसको भी ठीक कर लेते हैं। दहाई का अंक बोलने का मतलब D1 में गुणा किया जाएगा 1 से। सैकड़े का अंक बोलने का मतलब है D3 में गुणा किया जाएगा 100 से। हज़ार का अंक बोलने का मतलब है इस डिजिट में गुणा किया जाएगा 1000 से। 10,000 का अंक बोलने का मतलब है इस अंक में गुणा किया जाएगा 10,000 से। ठीक है, ऐसे ही अगले वाले में क्या देखिए, यहाँ पर जीरोस क्या हो रहे हैं, एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। 1 जीरो था पहले, यहाँ कोई जीरो नहीं था, यहाँ फिर 1 जीरो आया, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, ऐसे अगले वाले में 5 जीरो, उसके बाद वाले में 6 जीरो, ऐसे ही जो है गुणा करने की चीज़ें बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो अब जो है जैसे हमको 10 लिखना है तो क्या हो जाएगा, 10 लिखने का मतलब जो है यहाँ 9 तक तो हो गया। अब यहाँ पर जो है 10 लिखना चाहते हैं तो दहाई के अंक पर जो है हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और क्योंकि 10 में और कोई इकाई नहीं है तो ये 0। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि 10 के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक इकाई के अंक पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, यही तरीका जो है 10 लिखने का हो गया। अब जरा 25 समझ लीजिए। 25 क्या है, 20 और प्लस 25। तो 20 कहाँ पर, 20 आने के लिए हमको क्या चाहिए कि दहाई के स्थान पर 2 हो। तो 20 के लिए दहाई के स्थान पर आया 2, इकाई के स्थान पर 20 में 0 रहेगा, लेकिन 25 मतलब प्लस 5, तो इकाई के स्थान पर आ गया आपका 5। अब जरा देखते हैं इसका 713। तो 13 जो है एक्चुअल में जो हिंदी में पढ़ने का तरीका है वो यही है कि इसको जो है इन दोनों अंकों के एक साथ मिला करके पढ़ते हैं। जैसे 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये सारी चीज़ें क्या है, 2 अंकों को एक साथ मिला करके, इसीलिए हम लोग इन 2 अंकों को एक साथ मिला करके ही समझेंगे। तो अब जो हमारे पास 713, ठीक है, तो 713, देखिए 100 आ रहा तो 100 किस में जो है मल्टीप्लाई होगा, 7 में मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ तक आएगा 713 ये वाला। D3 के प्लेस पर क्या आ जाएगा 7, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होता ही है। ठीक है, अब 13 के लिए हमको 2 डिजिट अगले 13, ये हो गया हमारा 713। तो ये तरीका रहेगा संख्याओं के रिप्रेजेंटेशन का, उनके निरूपण का ये तरीका रहता है। अब जो है हम लोगों ने देखा कि जो है यहाँ पर अंक जो कि संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक हैं। ठीक है, इनकी जो संख्या होती है वही संख्या का बनता है आधार। तो यहाँ पर जरा हम लोग संख्याओं का आधार भी इसी समझ लेते हैं। ठीक है, संख्याओं का आधार, संख्याओं का आधार, ठीक है, इन इंग्लिश बेस ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो संख्याओं के निरूपण में, संख्याओं के निरूपण में प्रयोग किए जाने वाले कुल चिन्हों की संख्या, ये क्या होता है 20। जैसे
हम लोग जिस सिस्टम का प्रयोग करते हैं यहाँ पर कितने चिन्ह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो जिस चीज़ का हम लोग प्रयोग करते हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो है बेस इसका क्या होता है हमारे पास 10। ठीक है, तो हम लोगों ने समझ लिया संख्याओं का निरूपण क्या है। अब संख्याओं के निरूपण के साथ ही जो है आता है कि किसी संख्या में अगर कोई अंक प्रयुक्त हो रहा है कहीं पर, किसी भी स्थान पर आ रहा है, तो उसका मान क्या होगा। ठीक है, तो उसका मान हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं, लेकिन चीज़ों को बिंदुवार समझते हैं। तो अगली चीज़ जो हमको इसके साथ समझना है वो है संख्याओं का वास्तविक मान और संख्याओं का स्थानीय मान। वास्तविक मान को एक दूसरे शब्द जो है जातीय मान भी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स। ठीक है, और किस स्थान पे प्रयुक्त हो रहे हैं उसके आधार पर उनका क्या मान होगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। तो अब जरा इन चीज़ों को समझ लेते हैं, उसके बाद जो है इस क्लास को ख़त्म किया जाएगा। बाकी की बातें अगले क्लास में होंगी। तो अब जो हमको समझना है वो क्या है, नोट संख्या। अंकों के वास्तविक तथा स्थानीय मान। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें देखनी हमको, वास्तविक मान और स्थानीय मान। इंग्लिश में जो हम लोग बोलेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो किसी संख्या में जो है कोई अगर अंक आ रहा है तो उसका अपना फेस वैल्यू क्या है, और उस विशेष स्थान आने की वजह से उसका प्लेस वैल्यू क्या है। अब उदाहरण के लिए हम लोग एक संख्या को लिख लेते हैं ऐसा 7325। ठीक है, अब अगर हमसे कह दिया जाए कि आपको बताना है इस 3 का फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। देखिए, तो कहीं पर भी कोई भी अंक आ रहा तो हम लोग सीधा सीधा जो अंक लिखा हुआ उस अंक की वैल्यू जो अपनी है वही क्या हो जाता है, फेस वैल्यू। ठीक है, तो फेस वैल्यू इज वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ। ठीक है, जो अंक है अंक का खुद का मान, हिंदी में बोलने क्या, अंक का अपना खुद का मान। मतलब 3 का जो है अपना खुद का मान क्या होगा, 3 ही होगा। अगर इसमें 7 की बात कर ले तो 7 का अपना मान जो है 7 ही होगा, 7 ही होगा। ऐसे ही 2 का 2 ही होगा, 5 का 5 ही होगा। तो जो फेस वैल्यू है यानी कि स्थानीय मान, नॉट स्थानीय मान, वास्तविक मान। ठीक है, वास्तविक मान या फिर जातीय मान कह लीजिए, या फिर इसी को क्या कहते हैं, जातीय मान भी कहते हैं। ठीक है, इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं, जो उसका खुद का अपना मान है वही हम लोग लिख देंगे, वही हो गया स्थानीय मान, जातीय मान, फेस वैल्यू सब सेम है। अब जो समस्या है वो हमारे पास किसका है, प्लेस वैल्यू बताने का। तो प्लेस वैल्यू क्या है कि इस विशेष स्थान पर आने की वजह से इसका मान क्या हो जा रहा है। तो जब हम लोग संख्याओं का निरूपण देख रहे थे, तो अगर यही संख्या होती हमारे पास, तो निरूपण में हम लोग क्या देख रहे थे, तो इसको क्या बोल सकते थे, D1, इसको बोल सकते थे D2, इसको बोल सकते थे D3, इसको बोल सकते थे D4। तो जब हम लोग निरूपण देख रहे थे तो क्या कर रहे थे कि इसके साथ D1 के साथ क्या हो रहा था, ठीक है, D1 के साथ हो रहा था D1 × 1। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे, चलिए अभी यही रखते हैं। ठीक है, इसके साथ क्या हो रहा था, इसके साथ हो रहा था D2 × 10, इसके साथ क्या हो रहा था D2 × 100।
इसके साथ क्या हो रहा था, D2 इंटू 1000। ठीक है, आगे होता तो 10,000 हो जाता। अब ज़रा अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर हो रहा है, अगर हम लोग सब देखें तो ये सबको 10 की घात में हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। D1 इंटू 10⁻0। यहाँ पर क्या हो जा रहा है, D2 इंटू 10⁻1। यहाँ पर क्या हो रहा है, D3 इंटू 10⁻2। यहाँ पर हो रहा है D4 इंटू 10⁻3। आगे जाएंगे तो 10 की पावर इंक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है, मतलब अब हमको जिसका भी बताना हो, मान लीजिए इस 3 वाले का चाहिए था, तो 3 वाले के लिए क्या हो जाएगा, जो अंक है 3 इंटू D3 आ रहा है, D3 के लिए क्या कर रहे हैं 10⁻2, तो इंटू 10⁻2 किया, तो यहाँ से हमको क्या मिला 3 इंटू 100 बराबर 300। ये हो गया इसका स्थानीय मान के पीछे का कंसेप्ट। और आगे जाना है तो और भी ऐसे ही निकलता आएगा, लेकिन अब एक बहुत ही छोटा सा विधि है जो हम लोग आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। 7325 हमको किसका चाहिए था, 3 का चाहिए था स्थानीय मान, तो 3 के नीचे 3 लिखा, इसके बाद के जितने भी डिजिट्स हैं सबके नीचे क्या लिख दो, 0 लिख दो, तो ये हमको मिल गया क्या, इसका स्थानीय मान। देखिए दोनों सिमिलर है। 7 का चाहिए तो 7 के नीचे 7 लिखा, ठीक है, बाद के जितने भी चीज़ें हैं उसको लिख दिया 0, ये हो गया इसका स्थानीय मान। अब कई बार हो सकता है कि हमको ये संख्याएं दशमलव में दे दी जाए। ठीक है, जैसे यही संख्या ले लीजिए 7325.67 कुछ ऐसा दे दिया गया है आपको। तो अब जो है इधर वाले का तो अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया, इधर वाले तो यहाँ के लिए क्या करते थे, यहाँ के लिए हम लोग करते थे इंटू 1 यानी कि 10⁻0। यहाँ के लिए क्या करते थे इंटू 10⁻n, यहाँ के लिए इंटू 10⁻2, यहाँ के लिए इंटू 10⁻3। आगे और होंगे तो बढ़ते जाएंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, अगर हम लोग इधर से देखें तो 10⁻3, 10⁻2, 10⁻1, 10⁻0, तो अब आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटू 10⁻⁻1। अगले वाले में जाएंगे तो क्या हो जाएगा इंटू 10⁻−2। ठीक है, तो अब अगर हमें इनमें से किसी का चाहिए, मान लीजिए 7 का चाहिए, तो 7 के लिए क्या हो जाएगा 7 इंटू 10⁻−2, दैट इज 7/10⁻2 बराबर 7/100 बराबर 0.07। ठीक है, तो ये हो गया इसके पीछे के कंसेप्ट, कैसे जो है स्थानीय मान जो है काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो 7325.67 इसमें 7 का स्थानीय मान अगर हमको निकालना है, ठीक है, इस 7 का, तो क्या करेंगे 7 के नीचे लिखेंगे 7। अब इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो हम लोग कहाँ तक हमको आना होता, दशमलव तक। दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे, इधर जितने भी इसके पहले अंक आ रहे हैं उनके नीचे 0, और इस पूरी चीज़ के लिए क्या लिख देंगे 0। तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया 0.07, जो कि यहाँ से भी निकल के आ रहा था। ठीक है, अगर हमको 6 का चाहिए तो 6 के नीचे क्या करेंगे, लिखेंगे 6, दशमलव के नीचे दशमलव, इसके पहले कोई अंक नहीं तो 0, और इस पूरी चीज़ के लिए 0.6 हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हम सभी लोग जो है जितनी सारी बातें हुई हैं उसके बारे में अपना एक ठीक ठाक आइडिया बना चुके होंगे, और इसको बढ़िया से नोट कीजिए, एक बार रिवाइज कीजिए और कोशिश कीजिए कि कुछ क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार के बारे में, कि कैसे विभिन्न प्रकार के संख्याओं के प्रकार हैं, और फिर संख्याओं के बारे में कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार जब हमारा ये चैप्टर संख्या पद्धति खत्म हो जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे चीज़ें पढ़ते जाएंगे छोटे छोटे कंसेप्ट, तो उन कंसेप्ट पर एक एक सिंपल क्वेश्चन, सिंपल उदाहरण देखते जाएंगे। लेकिन जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बेसिस पर हम लोग जो परीक्षाओं में पूर्व में प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में बात करेंगे, उनको जो है सॉल्व करके देखेंगे, कुछ अन्य प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को धन्यवाद।